अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे केमिस्ट्री का, विच इज़ अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात की थी, जिसके अंदर मैंने जे थॉमसन के बारे में आपको बताया था कि उसने किस तरह एक्सपेरिमेंट लगा के उसने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो दरियाफ्त किया, और उसने सबसे पहले उसे कैथोड रेज का नाम दिया क्योंकि वो कैथोड से प्रोड्यूस हो रही थी। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कौन कौन से साइंटिस्ट ने प्रोटॉन को डिस्कवर करने में अपनी कंट्रीब्यूशन दी। फर्स्ट ऑफ ऑल, गोल्डस्टाइन ऑब्जर्वेशन। गोल्डस्टाइन जो है वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1886 के अंदर जो है वो काम किया प्रोटॉन की डिस्कवरी पे। उन्होंने बताया कि ऑब्जर्व किया कि कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो एटम के अंदर मौजूद है, और सबसे पहले इन्होंने ही इस चार्ज पार्टिकल को जो है वो ऑब्जर्व किया था। उस टाइम पे एटम्स को जो है वो एक्चुअली कंसीडर किया जाता था कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ, यानी पॉजिटिव चार्ज जितने ज़्यादा है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो समझा जाता था कि जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, जो कि कंट्रीब्यूट करके ओवरऑल जो है वो कोई भी चार्ज एटम के ऊपर नहीं देते। लाइक इस तरह के अगर हमारे पास 2 प्रोटॉन है तो इट मीन्स कि 2 उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो 2 नेगेटिव चार्ज है। अब 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव अगर हम बात करें तो दोनों मिलके जो है वो हमारे पास 0 चार्ज के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जस्ट लाइक +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो लेकिन अगर एक चीज़ ज़्यादा, जैसे +3 और दूसरा -2 हो, तो हमारे पास आंसर ओवरऑल +1 आता है। इट मीन्स कि अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो तो ओवरऑल जो हमारे पास मॉलिक्यूल या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास जो है पॉजिटिवली जो है वो शो होता है। लेकिन यहाँ क्या सोचा गया उस टाइम पे कि एटम्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इसके अंदर इक्वल नंबर के हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल होता है। गोल्डस्टाइन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट लगाया जिसके अंदर उसने गैस डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ किया। ठीक है, जिस तरह पहले डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ हुई थी, इसमें भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ हुई। लेकिन जे थॉमसन ने क्या किया था कि परफोरेटेड कैथोड यूज़ नहीं किया था, बस एक कैथोड था, एक एनोड था, और उसने जो है वो ऑब्जर्व किया कि कैथोड से जो है वो कुछ रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, जिसको उसने कैथोड रेज का नाम दिया। यहाँ गोल्डस्टाइन ने जब एक्सपेरिमेंट लगाया तो उसने देखा, सबसे पहले तो उसने एक परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये परफोरेटेड मतलब सुराखदार। ठीक है, उसने कैथोड यूज़ किया और उसने देखा कि कुछ जो है ना रेज एनोड से प्रोड्यूस हो रही है और वो कैथोड की तरफ मूव करके जा रही है। ठीक है, हमारे पास जो है वो एनोड एक्चुअली होता है पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल के साथ अटैच हुआ होता है, हमारे पास जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल के साथ अटैच हुआ होता है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब उसने ऑब्जर्व किया कि क्या है कि एनोड से कुछ जो है वो पार्टिकल्स या कुछ जो है वो रेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, और वो जो रेज है क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है तो मूव कर रही है कैथोड की तरफ। अब कैथोड क्योंकि क्या है, परफोरेटेड है, तो वो उसमें से पास करके जो है वो इस ट्यूब के साथ टकराएंगी। तो क्योंकि जो है ये कैथोड की तरफ मूव कर रही थी, और इनको नाम दिया गया केनाल रेस का और एनोड रेस का, क्योंकि ये एनोड से प्रोड्यूस हुई थी। इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है कि आप गैस कौन सी यूज़ कर रहे हो। अब ये जो है इन रेज में क्या क्या खसूसियत देखी कि इनके अंदर जो है वो गैस के आयंस थे, जिनके अंदर हाइड्रोजन आयंस यानी पॉजिटिवली चार्ज जो है वो आयंस है। अब इसको अभी तक गोल्डस्टाइन को ये नहीं पता था कि एक्चुअली ये वाकई ही मैंने प्रोटॉन जो है वो डिस्कवर कर लिया है या प्रोटॉन ही है। बस इसने अपनी कंट्रीब्यूशन दी टुवर्ड्स डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कि इसने बताया कि कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज प्रोड्यूस स्पीशी हो रही है या कोई ना कोई ऐसी रेस प्रोड्यूस हो रही है जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और वो उसने हाइड्रोजन आयंस बताया। और उसने कहा क्योंकि ये कैथोड की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और कैथोड होता है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज, तो इस वजह से हमारे पास जो एनोड से प्रोड्यूस होने वाले जो रेज है वो उनके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया कि इसने 1917 के अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट लगाया, जिसके अंदर उसने ये चीज़ साबित की कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है इज आल्सो प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियाई, यानी उसने कहा कि हाइड्रोजन के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो बाकी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब आप देखें कि हाइड्रोजन में हमारे पास क्या होता है, 1 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 1 इसका मैस नंबर होता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन के अंदर 1 एटॉमिक नंबर और 1 मैस नंबर से क्या मुराद है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जस्ट 1 प्रोटॉन है, इट डजंट कंटेन एनी न्यूट्रॉन, यानी इसका जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन पे मुश्तमिल है। यानी इसके न्यूक्लियस की और प्रोटॉन की खूबियाँ क्या है, सेम है।
तो उसने क्या किया कि जो बाकी न्यूक्लियस है उनके अंदर भी प्रोटॉन का हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। व्हाट डज इट मीन कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस वहां भी है, यानी प्रोटॉन वहां भी है। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि अदर जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, यानी उनके अंदर भी क्या है, प्रोटॉन है। और उसने बाद में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को नाम दे दिया प्रोटॉन का। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि तमाम न्यूक्लियाई के अंदर एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि क्या है, प्रोटॉन। और उसने कहा कि ये जो है वो एक न्यू फंडामेंटल पार्टिकल है जो उसने डिस्कवर किया। तो इस तरह एक्चुअली क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तो तब हमने परफोरेटेड कैथोड यूज़ नहीं किया था, लेकिन गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी के अंदर परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया। और एनोड से जो है वो हमारे पास रेज प्रोड्यूस हुई जो कैथोड की तरफ मूव कर रही थी, और वो जो है वो सर्कुलर पाथवे से वैसे पास हुई। इस वजह से उन्हें कनाल रेस, और क्योंकि वो एनोड से प्रोड्यूस हुई इसलिए वजह से उनको एनोड रेस भी कहा जाता है। और रदरफोर्ड ने एक्चुअली 1978 के अंदर एक कंट्रीब्यूशन दिखाया और उसने बताया कि प्रोटॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। नेक्स्ट था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन मैंने आपको बताया था प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ तो स्टोरी समझी जा रही थी कि खत्म हो गई कि प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल हमारे पास जो न्यूक्लियस वो हमारे पास होता है, एटम होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन इनके ख्वाब मतलब इनको ये नहीं पता था कि कोई ऐसी स्पीशी भी है जो कि न्यूट्रल है खुद ब खुद। अब चैडविक ने जो है वो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया 1913 के अंदर, 33 के अंदर, और उसने बताया कि इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है और इसका मैस क्या है वो सेम उतना ही है जितना प्रोटॉन का। और आपको पता है कि प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम जो है वो हायर है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों 1836 टाइम हायर मैस कंटेनिंग है देन इलेक्ट्रॉन। अब सिग्निफिकेंस इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब तीन चीजें पता चली, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और ये सारे के सारे तमाम एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन के अंदर मैस नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। इट मीन्स कि इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। इट्स न्यूक्लियस कंटेन जस्ट एंड जस्ट 1 प्रोटॉन। इट इज अबाउट मतलब जो नॉर्मल आइसोटोप है उसके बारे में बता रही हूँ। अब although all atoms have these particles, the number of each type varies between different elements, explaining differences in their behavior. अब क्या कह रहे हैं कि तमाम एटम्स जो है उनके अंदर ये पार्टिकल्स हैं, लेकिन एटम्स की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। इट मीन्स कि इन पार्टिकल्स का नंबर चेंज होने की वजह से एटम के अंदर की प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल चेंज हो सकती हैं। जैसे गोल्ड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, अब सिल्वर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, और हमारे पास जो आयरन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अब तीनों मेटल्स है, तीनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। वो किस वजह से, क्योंकि उनके अंदर एटम्स है वो डिफरेंट है। और एटम क्यों डिफरेंट हुए, क्योंकि उनके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है, जो नंबर है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो लॉर्ड रदरफोर्ड ने की इन 1911 बाय परफॉर्मिंग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट्स। 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने जो है वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, जिसके अंदर उसने क्या किया कि एक थिन गोल्ड की फॉइल ली। ठीक है, फॉइल हमारे पास बारीक सी वो शीट उसने ली। अब उसने क्या किया कि कुछ पार्टिकल्स लिए और उसमें से पास करवाए। ठीक है, अब जब उसने इसमें से पार्टिकल्स पास करवाए तो क्या हुआ कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल इसमें से स्ट्रेट जो है पास कर गए। ठीक है, और कुछ जो है वो क्या कर गए, डिफ्लेक्ट हो गए, यानी कुछ हमारे पास पार्टिकल्स क्या हुए, मतलब इसमें से बिल्कुल स्ट्रेट पास कर गए, कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गए। ठीक है, वैसे टकरा के वापस आ गए, और कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए लाइक इस तरह। ठीक है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट वापस नहीं आए। तो उसने एक ऑब्जर्वेशन दी कि इस फॉइल के अंदर स्मॉल टीनी पार्टिकल्स हैं, हार्ड पार्टिकल्स हैं, जिनके इर्द गिर्द स्पेस है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज कि यहाँ हमारे पास ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये हो गया। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी पार्टिकल या कोई भी रे इसमें से पास करती है तो अगर इसकी मिड वाली स्पेस में से पास करे तो वो स्ट्रेट जो है मूव करके फॉइल की दूसरी तरफ से आ जाती है। अगर वो इसके न्यूक्लियस के साथ डायरेक्ट जो है वो टकरा जाए, इस पार्टिकल के साथ डायरेक्ट टकरा जाए, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। ठीक है, और अगर इस तरह होकर वो किनारे पे लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है, और वो इस तरह टकरा रही है तो वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इससे उसने ये जो है वो साबित किया कि हमारे पास जो थिन गोल्ड की फॉइल थी उसके अंदर टीनी सेंट्रल पोजीशन पे कोई ना कोई चीज मौजूद है जिसका मैस जो है वो एटम के मैस के बराबर है ऑलमोस्ट। और इसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, और उसने कहा कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है यानी एम्प्टी स्पेस है जो कि लार्ज है, और इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड है। यानी उसने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन और थे न्यूट्रॉन, और उसके इर्द गिर्द जो है वो, यानी हमारे पास ये होगा आपका न्यूक्लियस, और इसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और न्यूक्लियस में से जो है वो टिनी है और वो हमारे पास जो सेंट्रल पोजीशन पे है, और इसके साथ अगर कोई रे या पार्टिकल टकराता है तो वो वापस आ जाता है, अगर इसके साइड पे थोड़ा सा लगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, लाइक इस तरह, इस तरह, ठीक है। और अगर हमारे पास इसके दरमियान दो न्यूक्लियस के दरमियान जो स्पेसिस है उसमें से पास करे तो वो स्ट्रेट मूव कर जाता है। इससे उसने ये जो है वो कंक्लूड किया कि एक न्यूक्लियस है जो कि टीनी सेंट्रल पोजीशन पे है और इसका मास एटम के मास के इक्वल है, लेकिन इसका न्यूक्लियस जो है ओवरऑल एटम के न्यूक्लियस से बहुत छोटा है क्योंकि इसके इर्द गिर्द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन मौजूद है। ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, यानी एटम का जो भी मैस है वो सारे का सारा है न्यूक्लियस के अंदर। व्हाट डज इट मीन? हमने क्या बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का मैस जो है हायर होता है देन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो ये दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो दोनों मिलके रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब क्योंकि इनके अंदर हैवी पार्टिकल्स है इस वजह से आपका जो न्यूक्लियस है वो भी हैवी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू होल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, और ये जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू आपस में अटैच हुए हैं। अब अगर हम बात करें चार्ज और मैस की कि इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज और इसका मैस क्या, प्रोटॉन का क्या चार्ज है उसका मैस क्या है, तो इट इज़ अ टेबल। अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इसके ऊपर चार्ज -1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम्स है, और इसका मैस जो है वो 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 है। प्रोटॉन के ऊपर भी उतना ही चार्ज होता है लेकिन वो पॉजिटिव के अंदर होता है, और इसका जो मैस होता है वो 1.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है वो मैस ऑलमोस्ट इक्वल होता है लेकिन न्यूट्रॉन पे ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद कर लेना है टेबल, और बाकी आपने ये सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से करने हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो पीडीएफ है इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से अपने पीडीएफ के जो नोट्स हैं वो फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।